जानते हैं 133 करोड़ का हिंदुस्तान आज की तारीख में दो सवाल करता है। कांग्रेस की कमजोर कड़ी कौन है? और अगला ये एक फिल्मी डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तुमसे ना हो पाएगा। खैर, डिबेट को मैं कर देता हूं ओपन। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। आलोक मेहता देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। रशीद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ में हैं। राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस सपोर्टर मेरे साथ में जुड़ेंगे। और इसके अलावा वामपंथी राजनीतिक विश्लेषक हैं सुनील चोपड़ा, वो भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। रशीद किदवई जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। बिहार में चुनावी हार के बाद जो सिरफुटअव्वल शुरू हुई, तारिक अनवर ने सबसे पहले बयान दिया। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि हार को ही अपनी किस्मत, अपनी नियति कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने बना लिया है। पी चिदम्बरम भी सामने आए। गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया। 5 स्टार कल्चर को लेकर के सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। क्या यह माना जाए कि देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त एक वर्टिकल स्प्लिट की तरफ, यानी दो फाड़ होने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में दो फाड़ है। कांग्रेस में एक सोनिया गांधी युग का अंत हो रहा है और एक नए लीडर की तलाश है, जिसमें राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। लेकिन लोगों को शंका है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णकालिक बनेंगे कि नहीं, और अगर नहीं बनेंगे तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए या राहुल गांधी के इर्द गिर्द आने की होड़ मची हुई है। और दरअसल देखिए, कांग्रेस में कोई भी मुद्दे नहीं उठा रहा। ये मुद्दे नहीं उठा रहा कि कांग्रेस का जो उसकी जो एक राजनीतिक सोच रही है उसमें किस किस्म की बदलाव की जरूरत है। क्या कांग्रेस में चेहरा बदल जाने से, मान लीजिए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनते हैं और मुकुल वासनिक या गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल कोई कांग्रेस अध्यक्ष बन जाता है, तो क्या वोटर कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा? क्या वोटर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को छोड़ के कांग्रेस को महत्व देने लगेगा? ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है जिसका कांग्रेस को उत्तर ढूंढना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो जो मुद्दे हैं आज देश में, आप कश्मीर का मामला लें, कश्मीर में कांग्रेस की क्या राजनीतिक सोच है? कांग्रेस की वहां 3 विचारधाराएं हैं। एक जम्मू के कांग्रेस के नेता कुछ चाहते हैं, लद्दाख के कांग्रेस नेता कुछ चाहते हैं और घाटी के कांग्रेस नेता कुछ चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। कांग्रेस की असली समस्या वो है, ना कि राहुल गांधी। रशीद किदवई जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने ये तो कह दिया कि कांग्रेस की जो बगावत है ये टूट की आहट नहीं है, कांग्रेस में किसी भी तरह का वर्टिकल स्प्लिट नहीं होने वाला। आपका ये कहना है कि एक तरीके का ये ट्रांजिशन फेज है सोनिया गांधी की कांग्रेस से होते हुए राहुल गांधी की कांग्रेस की तरफ। तो क्या ये माना जाए कि आगे आने वाला जो चेहरा होगा फिर से गांधी नेहरू परिवार वाला ही होगा? मेरा पहला सवाल है। और अगला ये है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इस चेहरे के अलावा और कोई भी रास्ते नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी को बहुत अच्छे से ये पता है कि आने वाला दिन, इन जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, इन्हें पता है कि आने वाला दिन जो है राहुल गांधी का है, उससे ठीक पहले ही इन्हें वीआरएस की तरफ ढकेला जा रहा है और उसी के ठीक पहले का ये रिएक्शन है? आप यही कहना चाहते हैं क्या? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में उसकी राजनीतिक विरासत होती है। राजनीतिक विरासत जो है कांग्रेस में, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के हाथ में है। आप कहीं भी चुनाव देखें, वहां पर प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं को बुलाया जाता है। वो कितने कारगर होते हैं वो एक अलग मामला है। कांग्रेस ने बिहार के भी चुनाव में 40 लोगों के स्टार प्रचारक थे। गुलाम नबी आजाद का उसमें 5वां नंबर था। कितनी सभाएं की, कितनी मीटिंग की। तारिक अनवर जी का जो अपना क्षेत्र था, वहां क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहा? ये बहुत सारे प्रश्न है जो मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में नहीं जानना चाहता हूँ। बात यह है कि कांग्रेस की राजनीति नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और घूमती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं है। और यही कांग्रेस की बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस के संविधान के अनुसार 10 पीसीसी डेलीगेट जो है वो किसी को भी अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत कर देते हैं। क्यों नहीं कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद या G23 के जो लोग हैं वो ये कदम नहीं उठा रहे हैं? नरसिम्हा राव के समय इन्हीं तमाम लोगों ने, कई लोगों ने जो उस समय के भी थे, उन्होंने एक जो था हस्ताक्षर अभियान छेड़ा था नरसिम्हा राव के खिलाफ। क्यों हस्ताक्षर अभियान नहीं छेड़ा जा रहा? ये तमाम बातें हैं जो दर्शाती हैं कि कांग्रेस में कोई भी बदलाव नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपनी जगह को मजबूत करना चाहते हैं। आलोक मेहता जी, जो रशीद किदवई कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी बदलाव नहीं चाहता, अपनी जगह को मजबूत कर लेना चाहते हैं, लेकिन अभी मौजूदा दौर क्या है ना, कांग्रेस को मुकाबला किससे करना है? कांग्रेस का मुकाबला करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस का मुकाबला करना है अमित शाह का, कांग्रेस का मुकाबला करना है यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का, जो कि बहुत ही मजबूत
और बहुत ही सधे हुए, बहुत ही मजे हुए नेता कहे जाते हैं। और अपने टॉपिक को लेकर, अपने विषय को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर इन्होंने अच्छी खासी पैठ बना करके रखी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेहरू गांधी फैमिली से अलग कांग्रेस नहीं हो पाएगी, और बस ये अभी जो है कहते हैं ना कि चाय में कभी कभी उबाल आ गया और उसके बाद उबाल जैसे ही ठंडा होगा सभी को चाय मीठी मीठी लगने लगेगी। क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, आपने कहा मुकाबला तो दूर की बात है, सामना जो है वो पब्लिक का करना होता है। और अभी जैसा रशीद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या जमीन पर ये लोग गए हैं जो लोग आवाज उठा रहे हैं? राहुल गांधी नहीं उठाए, चलिए उनको तो राजकुमार मान करके सभी लोग उनके चरण, यही लोग नेता उनको नमस्ते करते रहे। कभी उनको ये कहा कि चलिए आप गलियों में हमारे साथ। इंदिरा गांधी को लोग बिहार में जब ले गए थे हाथी पर बिठा करके, पार्टी के लोगों ने कहा जी हाथी पर चल सकते हैं, आगे रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलती हूं। क्या कपिल सिब्बल साहब कभी चांदनी चौक में पैदल राहुल गांधी के साथ घूमे 10 बार भी? ये बता दीजिए। या उन्होंने 10 लोगों की मदद की है अल्पसंख्यकों के हिसाब से भी? देखिए सही बात यह है। और गुलाम नबी आजाद, देखिए कश्मीर घाटी में क्या कभी वो जमीन पर घूम करके चुनाव लड़े? आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरानी, वो जिस समय कांग्रेस की वेव होती थी तब भी महाराष्ट्र में चुनाव जीत के आए 2 बार बस। वो चुनाव जीतने के लिए कश्मीर घाटी में काम नहीं किया, यदि वहां के मानते हैं। वो तो यूथ कांग्रेस से आए थे, मैं तब से उनको देखा है। अंबिका सोनी जब अध्यक्ष थी, गुलाम नबी आजाद, तारिक अनवर, ऐसे कितने लोग जो हैं वो सब उस समय थे। तो ये समवर्ती लोग हैं। मेरा ये कहना है कि जमीनी बात आज कैसे याद आई, चूंकि 2021 में उनका राज्यसभा खत्म हो रहा है, आने वाला है कुछ महीनों बाद, तो अब उनको याद आ गया, जमीन याद आ गई है क्योंकि मुझे अध्यक्ष बनाओ या मुझे कुछ ऐसा महत्व दीजिए या कहीं से भी राज्यसभा लाइए, अपना इस्तीफा दे दे, राहुल गांधी दे दे, मुझे बढ़वा दे। मतलब राज्यसभा में तो राहुल गांधी नहीं है, किसी और से कहें भैया क्या करेंगे। तो असली समस्या, कपिल सिब्बल साहब वो भ्रष्टाचार के मुकदमे को राज्यसभा में लड़कर के, एक पूर्व जस्टिस जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उसकी वजह से संसद में आए, भ्रष्ट नेताओं के केस लड़ करके उनकी पैरवी से राज्यसभा में पहुंचे, चुनाव लड़े। जनता कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं लड़े। कांग्रेस की जो थोड़े बहुत वर्कर पुराने दिल्ली में थे, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे दूसरे लोग हों, उनके बल पर वो दिल्ली में चुनाव जीत गए। वो अच्छे वकील हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं। गुलाम नबी आजाद भी बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जमीन की बात आज क्यों याद आ रही है? इन्होंने कभी कुछ किया क्या? आलोक जी और रशीद किदवई जी जो बात आपने कही है, आलोक जी, गुलाम नबी आजाद तो टिकट बांटने वालों में से थे। आलोक जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं, रो रहे। अगला सवाल मेरा आपसे ही है। करोड़ों रुपया पहले चंदा लेते हो उम्मीदवारों से राज्यसभा के लिए, जिनके भ्रष्टाचार के किस्से लड़ते हैं, तेजस्वी यादव से समझौता कराते हैं, फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। आलोक मेहता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं ना, आप भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो रशीद किदवई जी ने कही है कि कांग्रेस जो है नेहरू गांधी परिवार से अलग होकर के देखी भी नहीं जा रही और देखी नहीं जा सकती, इस तरह का समझ में आ रहा है। और कोई भी सोनिया राहुल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हर किसी को अध्यक्ष पद के तौर पर अपनी कुर्सी नजर आती है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस के जितने अध्यक्ष रहे हैं आलोक मेहता जी, पंडित नेहरू, कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का मजबूत अध्यक्ष किस तरीके का होना चाहिए? क्या कामराज जैसा होना चाहिए, नीलम संजीव रेड्डी जैसा होना चाहिए, पंडित नेहरू जैसा होना चाहिए, सोनिया गांधी जैसा होना चाहिए, इंदिरा राजीव जैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं। आपने नाम गिनाए, वो ठीक है, बहुत अच्छे नेता रहे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नेहरू जी से कोई तुलना ही नहीं हो सकती, इंदिरा जी से तुलना नहीं हो सकती। मेरा ये कहना है कि शंकर दयाल शर्मा का नाम आपको याद होगा, आपके बल्कि माफ कीजिएगा, जो चैनल में आप बैठे हुए हैं वो उनके परिवार के सदस्य भी कभी रहे। इस दृष्टि से शंकर दयाल शर्मा, जगजीवन राम, ऐसे कई दलित भी, अपर कास्ट के भी, सीताराम केसरी तो उनको बना दिया गया था, वो तो मतलब माफ कीजिएगा दुनिया में नहीं है, बहुत भले आदमी थे। लेकिन सही बात यह है कि ये नेता थे आदर्श। आज मैं नाम बताता हूं, आज अशोक गहलोत को यदि इन्होंने 10 साल से पहले से प्रोजेक्ट किया होता कि भाई ये आगे लड़े और देश भर में घूमे, क्या उनको किया गया? किसी ने, पार्टी ही उनको दबा के रखा। राहुल गांधी उनको 10 मिनट टाइम नहीं देते थे एक समय में। चीफ मिनिस्टर बनने से मजबूरी के पहले, कुछ महीनों पहले तक उनको 1 घंटा उनसे कभी बात नहीं किया राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी, इन लोगों ने, जब मंत्री जो लोग रहे उनको कोई, मनमोहन सिंह, आप बताइए 10 साल आप एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाए, गुलाम नबी आजाद उसमें रहे, आप कहते हैं अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? मनमोहन सिंह अध्यक्ष हो सकते हैं, वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव भी, पंचायत चुनाव नहीं जीते कभी। राज्यसभा में आना अलग बात है,
मेरा ये कहना है बेहतर ये है कि आप अच्छे लोग हैं। तारिक अनवर हैं जमीनी नेता, ठीक कहा उन्होंने, वो गुलाम नबी आजाद नहीं है, वो लड़ करके आए चुनाव, जितनी बार लड़े, बिहार से लड़े, हारे। वो लड़ाई उस समय लालू यादव और पार्टी के लोगों ने उनको हटवाया, और लालू यादव बाद में सत्ता में आ गए तो उनको आज तक नहीं निकल पाए। तो दिक्कत यह है कांग्रेस में लोग हो सकते थे, हो सकते हैं, आप उनको बनने तो दें। राहुल गांधी उनके चरण छुए। देखिए शंकर दयाल शर्मा डांट लगाते थे राजीव गांधी को, बड़े अधिकार पूर्वक, अध्यक्ष के नाते भी और बड़े होने के नाते भी। आज क्या किसी नेता को राहुल गांधी नमस्ते करने को तैयार हो गए? उन्होंने सुरजेवाला चाहिए उनको, जो 36 चुनाव हार चुके हो, उनको ऐसे लोग चाहिए। वेणुगोपाल चाहिए जिसको गली में मयूर विहार में कोई नहीं पहचानता। यूपी तो छोड़ दीजिए, वो अपने दिल्ली में भी किसी गली में सर्वे कर लीजिए, कौन है वेणुगोपाल, पूछे कौन है वेणुगोपाल। तो राहुल गांधी तो ऐसे लोग, क्योंकि वो चाहते ऐसे लोगों जो दस्तखत करके उनका नाम भेज दें बस। तो राहुल गांधी, पार्टी की समस्या इस समय बहुत इतनी खराब है, जो कभी दो पार्टी के जो लोग होते थे, लेकिन अपने बल पर। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं से भी शुरुआत होनी चाहिए, और शुरुआत इस तरीके की होनी चाहिए कि नेहरू गांधी परिवार से अलग हट करके कोई अध्यक्ष होना चाहिए, और अध्यक्ष ऐसा हो जिसे राहुल गांधी भी ये माने, नमस्ते करें, प्रणाम करें, और साथ ही साथ उसी की अध्यक्षता में आगे चल करके अपनी नेतागिरी, अपने पॉलिटिक्स को भी और मजबूत करने की कोशिश करें। मेरे साथ में दीपक झा हैं। दीपक झा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कांग्रेस सपोर्टर भी हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आजादी के बाद से लेकर 2019 तक 17 इलेक्शन में 6 में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली सबसे पुरानी पार्टी, 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली सबसे पुरानी पार्टी, 1952 में 364 सीटें जीतने वाली पार्टी, वो पार्टी जिसने 7 प्रधानमंत्री दिए, पंडित नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। आज इतनी बुरी गत क्यों हो गई है? और अगर इतने बड़े बड़े नेता मुखालफत कर रहे हैं, क्या यह माना जाए कि बगावत की आग पार्टी को ले डूबेगी? देखिए, आपके सवाल कुछ भी हो सकते हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये इतिहास और वर्तमान और भविष्य की बात तीनों आती है। हमें वर्तमान में बात करनी पड़ेगी। इतिहास कांग्रेस पार्टी का सुनहरा रहा है, वर्तमान बिल्कुल मानता हूं उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला जो भविष्य बेहतर होगा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। भाजपा में भी ऐसे नेता रहे हैं जो श्रीमान अरुण जेटली जी की तरह, जो कि कभी चुनाव नहीं जीत पाए। अरे दीपक झा, अगर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना, आप भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए। बीजेपी के नेता बैठे हैं, मैं उनके पास में जाऊंगा। अगर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना, आप ये बात बताइए, गुलाम नबी आजाद ने यह कह दिया है कि 5 स्टार कल्चर है। कपिल सिब्बल ने यह कह दिया था कि हार को ही नियति टॉप लीडरशिप ने मान लिया है। कांग्रेस की आप बात करेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप जाएंगे। अगर आपको बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे के हिसाब से ही चलना है ना, तो विचारधारा अपना लीजिए, सरेंडर कर जाइए ना। अरे राशिद भाई, सवाल करते हैं, जवाब सुनते नहीं, आपकी बड़ी खासियत है। अच्छी बात भी मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है जब आप जवाब नहीं सुनते हैं। बात यह है कि आज देश में समस्या ये नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। देश में समस्या है कि देश को मोदी जी बिहार चुनाव के समय कोरोना मुक्त बता रहे थे, आज कोरोना फिर से आगे आ गया है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल समस्या, कांग्रेस, मैं आपके टीवी पे बैठ की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी में कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि 2-4 नेताओं के बयान है, आपस में आते जाते रहते, इसका स्वागत करना चाहिए। कहां से बगावत की सुर आ रहे हैं? अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज रखने का अधिकार है। आप कैसी बातें करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर आवाज ना उठाए तो आप कहते हैं राहुल गांधी से। मैं समझ गया कि अगर कपिल सिब्बल बोले तो आंतरिक लोकतंत्र है, अगर गुलाम नबी आजाद बोले तो आंतरिक लोकतंत्र है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले तो आंतरिक लोकतंत्र है। जहां पुराने नेता बोलते हैं वहां पर आंतरिक लोकतंत्र ही रहा है। जहां बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जब जेपी बोले थे, जब मोरारजी देसाई बोले थे, जब वीपी सिंह बोले थे, चंद्रशेखर बोले थे, देवीलाल बोले थे, ममता बनर्जी बोली थी, केसीआर बोले थे, शरद पवार बोले थे, बंसीलाल बोले थे, सब कुछ आंतरिक लोकतंत्र ही था। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि जो पुराने नेता है ना कांग्रेस वाले, बैकअप आप लोग दे रहे हैं। कभी 23 लोगों से चिट्ठी लिखवा देते हैं, कभी बड़े बड़े बयान दिलवा देते हैं, यानी कांग्रेस में फूट करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जवाब दें। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं। पहले तो हमें समझना होगा कि देश की आजादी के लिए एक दल बना था। नेहरू जी ने उस दल को अपनी पारिवारिक राजनीतिक पार्टी के रूप में इस देश के सामने पेश किया, और उसके बाद चलता गया और चलता ही रहा। चलता क्या रहा? क्योंकि उस वक्त पे भी जो बातें आप आज कह रहे हैं, जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, उस वक्त पे भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से छुटकारा पाना बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें मालूम था
कि हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन ये तो नेहरू जी के परिवार की पार्टी बन करके रह गई है। आपको बताने की ये बदतमीजी पसंद नहीं है मुझे, ये बदतमीजी आप इनसे बुलवा लीजिए, ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं है। आप जैसे लोगों को बताने की जरूरत संदीप झा अगर कोई बोल रहा है ना डिबेट को हम डिकोरम बना करके रखेंगे, दीपक झा हम डिबेट का डिकोरम बना करके रखेंगे, डेकोरम बना करके रखेंगे। अभी राजीव जेटली बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। राजीव जी बोले। ये बीच में माइक मत चलाया करें बीच में, और आप इनकी पिक्चर दिखा देते हैं, ऊपर से इनका वॉल्यूम तेज कर देते हैं, पूरी डिबेट की ऐसी तैसी हो जाती है। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि एक लेखक जो कांग्रेस का गुणगान करते हैं, देखिए इस बात में मुझे कोई आपत्ति नहीं बोलने में, केवल कांग्रेस की जो तारीफें करते हैं वो रामचंद्र गुहा हैं। उन्होंने एक किताब लिखी गांधी के बाद का भारत। अब देखिए उसमें क्या उल्लेख किया गया, उसमें बताया गया कि कांग्रेस जब देश आजाद हुआ उस टाइम जो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बनी तो जो नेता कांग्रेस के थे वो आलसी हो गए, भ्रष्ट हो गए और कामचोर हो गए। ये 3 शब्द अपनी किताब में लिखे हैं, ये उस व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखे हैं जो कांग्रेस का गुणगान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आलसी, कामचोर और भ्रष्ट नहीं थे, ये नेताओं की ये परंपरा बन चुकी थी। उसके बाद जिन्होंने विरोध किया या तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई या वो उस दल से अलग होते चले गए। आज भी वही हालात है जो उस वक्त हालात थे, लेकिन एक खूबी ये थी कि इस देश की जनता ने ये सोचा कि ये वो राजनीतिक पार्टी या वो दल है जिसने हमें आजादी दिलवाई। ये नहीं पता चला उनको कि कब ये पार्टी जो थी, आजादी वाला दल था, ये एक पारिवारिक संस्था में बदल गई। यहां पर जनता का नेता नहीं, जनपद का नेता चाहिए, वो भी कांग्रेसी नेताओं को। जैसा अभी राशिद जी ने बताया, बहुत अच्छी बात कि वहां पर सरेंडर करा जा रहा है। ये सोचा जाता है कि राहुल गांधी के साथ जुड़ूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगी। बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब है, उसके बाद कपिल सिब्बल जी है, ये और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी। वो ये अपेक्षा कर रहे थे शायद हमारे विचारों के ऊपर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इसमें बीच में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये सोच रहे थे कि मंथन किया जाएगा। लेकिन वो मंथन कैसे किया जाएगा? देखिए आखिर में गुलाम नबी आजाद साहब सारी बात बोलने के बाद शीर्ष नेतृत्व को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भैया आपने बोलना है तो खुल के बोलिए। एकदम ठीक है। हमारे देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक इस देश के ऊपर राज किया, आज वो उस जगह पर नहीं खड़ी है। हम भी कहते हैं, हम बीजेपी, हम भी कहते हैं हमारे सामने कोई एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हम उनको मिस करते हैं, अच्छे प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। जब भी कोई प्रश्न उठाए जाते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, पार्टी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठा देती है जिससे इस देश को देखिए टीआरपी बढ़ाने में 2 अलग-अलग बयान कैसे हैं। दीपक झा ने तो ये कह दिया। हाँ राजीव जी अपने पॉइंट आपने रख लिया है। अब देखिए दीपक झा ने ये कह तो दिया कि भैया ये आंतरिक लोकतंत्र है और जब कोई अपनी बात कहे तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बगावती नेताओं पर सलमान खुर्शीद ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज है, राहुल सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। खुर्शीद ने कहा कांग्रेस ने अपनी बात रखने के लिए मंच है, बाहर मीडिया में बात रखने की जरूरत नहीं है, पार्टी नेतृत्व सभी की बात सुनता है, ये सलमान खुर्शीद ने कहा। दीपक झा के पास शायद मुझे दोबारा से जाना चाहिए। दीपक झा अभी तक तो आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, नौबत यहां तक आ गई है, सलमान खुर्शीद को यह कहना पड़ रहा है कि सोनिया राहुल के साथ में पूरी पार्टी खड़ी है, ये नौबत कहां तक आ गई? सोनिया गांधी जी अभी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सलमान खुर्शीद जी का बयान सही है, स्वागत योग्य है कि अध्यक्ष के साथ अगर पार्टी के लोग खड़े हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, किसी को अगर सवाल करना है पार्टी के अंदर कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे बैठ के आरएसएस का चड्डा पहन के, जब इनका उदय भी नहीं हुआ था तब कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता चला रही थी, लोग चड्डा पहन के आरएसएस का लेकिन मैं अभी भी क्या दीपक झा अभी भी उसी दुनिया में रहते हैं क्या? रशीद किदवई जी, ये कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक मिनट रुक जाइए, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, रशीद किदवई जी, हाँ एक मिनट, नहीं दीपक अगर आप डिबेट को डिरेल करने की तरफ ले जाएंगे ना तो मुझे रोकना पड़ेगा। मैं गलत चीज पर मैं रोकूंगा नहीं, मैं रोकूंगा। आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं आप जाएंगे क्यों? आप जाएंगे क्यों दीपक झा? आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं और कभी भी मेजबान मेहमान को ये नहीं कहता कि आप चले जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी दुखती रग पर हाथ रख रहा हूं, मैं कोई ऐसा सवाल कर रहा हूं जो वाकई में आपको असहज बना रहा है। चलिए बोल ही लीजिए, आप बोल लीजिए फिर जाता हूं मैं। बोल लीजिए। रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे समय दीजिए बोलने का। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूं और आपको चुभे और भाजपा के लोगों को चुभे और बीच में फुदकने लगे। मेरी आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, आप बोलें।
मैं कह रहा हूं देश में आज की समस्या कांग्रेस पार्टी नहीं है, आज समस्या कोरोना। बिहार चुनाव में मोदी जी जाके क्या बकबक करते थे, भाषणबाजी करते थे कि कोरोना नहीं, मैं रोक दूंगा। ना दीपक झा, अगर मेरे डिबेट के विषय से आप अलग जाएंगे ना, मैं रोक दूंगा। डिबेट के विषय से आप अलग जाएंगे, रोक दूंगा। कांग्रेस की बात होगी, कोरोना पर जाएंगे, मैं रोक दूंगा। नहीं, रशीद किदवई जी को लेकर के आइए, रशीद किदवई जी को लेकर के आना चाहिए। अरे दीपक झा, एक मिनट रुक जाइए। दीपक झा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। दीपक झा रुक जाए, आवाज थोड़ी सी कम कर दें। अगर ये कोरोना की बात कांग्रेस पर करेंगे ना तो आवाज थोड़ी सी कम करें। रशीद किदवई जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आज भी उसी जमाने में जी रहे हैं, 1885 के जमाने में, 1952 के जमाने में, 57 के जमाने में, 64 के जमाने में? और कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस में ईगोइस्ट नेता बहुत हैं, ईगो की बड़ी मारामारी है। अगर जरा सा भी विरोध कर दिया ना, अपनी ईगो पे ले लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इन सभी के बारे में इसी तरह की बातें कही जाती हैं। क्या कांग्रेस को ईगो ने मारा है? और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आवाज उठाई जाती है ना तो चेहरे बन जाते हैं जेपी जैसे, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवीलाल जैसे, ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, बंसीलाल, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, जिन्हें या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर ये लोग पार्टी छोड़ दिया करते हैं। देखिए राजनीति में सारी जो जुस्तजू होती है वो सत्ता के लिए होती है और सत्ता के लिए ही सारा घोड़ा भाग किया जाता है। अभी कांग्रेस का एक बुरा दौर चल रहा है, पहुंच गए जैसे नेताओं की काट। और दूसरी बड़ी बात, मुद्दे देश में ऐसे हैं जो भावनात्मक मुद्दे हैं जिसके बाद जल्दी कर कांग्रेस की जो सोच है, उस राजनीतिक सोच है, उसको जनता जो है नकार रही है। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो लगा रहे हैं, चाहे धारा 370 का मामला हो, और कांग्रेस इन सब मुद्दों के ऊपर जो वैचारिक मुद्दे हैं और जनता से जुड़ने के उस पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि एक शख्सियत जिसे हम व्यक्ति कहते हैं कि फलाना व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, उसकी सारी घमासान मचा हुआ है। अभी सलमान खुर्शीद जी का भी बयान आया है। तमाम लोग जो हैं वो कांग्रेस में ये जो पोस्ट और पोजीशन है कि अगर राहुल गांधी बने तो उनका राजनीतिक सचिव कौन होगा, कांग्रेस पे जनरल सेक्रेटरी, खजांची। जी रशीद किदवई जी, रशीद किदवई जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आलोक मेहता जी के पास में चलते हैं। आलोक मेहता जी, तो क्या ये कहा जाए कि आगे आने वाले दिनों में, हाल के दिनों में कहीं पर भी कांग्रेस आईसीयू से निकल करके जनरल वार्ड में भी शिफ्ट नहीं होगी क्या? देखिए, मैं निराशावादी नहीं हूं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का भी आधार रहा है, जिसे जेटली जी ने भी माना कि एक अच्छा प्रतिपक्ष सामने होना चाहिए। जमीनी काम करते रहे। समाजवादी पार्टी भी कई बार टूटी, बनी, बिगड़ी। ये पार्टी टूटेगी तो नहीं, लेकिन जैसे राज्यों में अभी वैसे कह रहे थे हमारे मित्र, लेकिन नहीं, भूपेश बघेल जो है, बल्कि आपने भी जिक्र कर दिया, भूपेश बघेल जमीन के नेता थे, मोतीलाल वोरा जमीन के नेता रहे। आज उनको उस समय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वरना आज से 10 साल पहले भी उनको अध्यक्ष बना देते तो भी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती। तो मेरा मतलब पार्टी में अच्छे लोग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई लोग अच्छे थे जिन्होंने काम किया, पहले उन्होंने उससे सफलता दिलाई। लेकिन हुआ ये कि जब कौन खर्चा ज्यादा कर सकता है उनको आप मुख्यमंत्री बनाए। कमलनाथ जी को तो केंद्र में भी उनको ठीक से नहीं ट्रीट किया जाता था। उनको तो लोकसभा में भी उपनेता भी नहीं बनाया गया, जबकि वो संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने के आदमी थे। तो इसलिए ये है कि जब आपकी जरूरत है आप उसको यूज करके फिर फेंक देंगे। और अभी रशीद भाई ने जो असली बात जो कही और जो मैंने शुरुआत जिससे की थी, आप नीतियों के आधार पर, जमीनी आधार पर, चाहे पिछड़ों के लिए हो, दलितों के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, सलमान खुर्शीद साहब के समय में अल्पसंख्यक मंत्रालय का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, 650 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। तो भाई आप जिस मंत्रालय में बैठे उनमें भी काम नहीं, उनको आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं थी। उनको पारिवारिक अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन आपने अल्पसंख्यकों का भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो आज अल्पसंख्यक आपसे कट गया। बिहार में भी वोट नहीं दिया, ओवैसी की तरफ तो चले गए लोग, लेकिन बिहार में आप तेजस्वी के साथ जाएंगे तो आपका साथ नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि नीतियों के आधार पर और सही लोग जो जमीन के हों, जो सड़क पर बैठ के, जो अभी गुलाम नबी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी ऐसे आदमी को आगे आने नहीं दिया। भाई जो लोग अच्छे काम कर सकते थे। और मेरे ख्याल से दीपक झा आपको समझना चाहिए, जो आलोक जी कह रहे हैं, जो रशीद किदवई कह रहे हैं, जो बराक ओबामा ने कहा, जो जनता कह रही है ना, दीवार पर लिखी इबारत को आप लोगों को समझना चाहिए। मैं फिर से आपको मौका देता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है इश्क होना चाहिए पार्टी से। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब कोई कांग्रेस में बड़ा नेता बन जाता है ना
अपना विजिटिंग कार्ड छपवाता है और उसे ही बांटने में यकीन करता है। 5 स्टार कल्चर में लोग जी रहे होते हैं। इस चीज को समझिए। अगर बराक ओबामा ने कहा है कि राहुल गांधी में एक तरह की घबराहट है, एक तरह का कच्चापन है, तो इसका मतलब समझना चाहिए। अगर शिवानंद तिवारी ने कहा है ना कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के वक्त में पिकनिक मना रहे थे, यही एक वजह है कि महागठबंधन का बंटाधार हो गया, तो समझना चाहिए। आईना सामने है दीपक, अब आप उसमें जो भी देखना चाहें। देखिए, बराक ओबामा जी बड़े नेता हैं दुनिया के, लेकिन भाजपा को चाहिए अमेरिका का सर्टिफिकेट, भाजपा नरेंद्र मोदी जी को चाहिए चाइना का सर्टिफिकेट, हमें अपनी जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। कांग्रेस पार्टी को जनता से प्यार है, देश से प्यार है, इसलिए इसमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने अच्छी बात कही, पार्टी से प्यार होना चाहिए। इसमें सब कहते हैं पार्टी अरे से, आप कह रहे हैं भारत किसी का और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता का सर्टिफिकेट तो लेंगे ना। एनडीए या बीजेपी की सरकार 17 राज्यों में है, कांग्रेस की सरकार सिर्फ 5 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में सिमट करके रह गई है। आप कहते हैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे जनादेश का सर्टिफिकेट तो लेंगे ना, जनादेश का सर्टिफिकेट तो लेंगे ना दीपक भाई, जनादेश का सर्टिफिकेट तो लेना होगा ना। जनादेश का अपमान कांग्रेस पर वामपंथ की सोच क्या है, आपको भी पता है, ठीक आपको भी है, पता मैं है, हेडलाइन ले आलोक लेता शर्मा जी को भी हूं, पता मैं हेडलाइन है। ले लेता हूं। हेडलाइन का वक्त आ गया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के वामपंथ की सोच क्या है, सुनीत चोपड़ा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वामपंथी पार्टियां चूंकि केंद्र में कांग्रेस के साथ में राज कर चुकी हैं, केंद्र में यूपीए के पहले शासनकाल में काफी लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की लुटिया डूब गई है या डूबने की तरफ है, अगर कांग्रेस में ये समझ में आ रहा है कि दो फाड़ होने वाली है कांग्रेस, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है, वामपंथी विचारधारा क्या कहती है, सुनीत चोपड़ा के जरिए समझेंगे। लेकिन तो कांग्रेस में बगावत कहीं टूट की आहट तो नहीं है, और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी वाली कांग्रेस कमजोर होती चली गई ना, तो भारतीय जनता पार्टी या फिर अपोजिशन के लिए यह बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो तस्वीरें आपको अभी नजर आ रही थी, मेरे चारों तरफ की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये खड़े कर रही हैं कि कांग्रेस में जो घमासान है, टूट की आहट के बाद कांग्रेस मजबूत होगी या पूरी तरह से बिखर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का यह सपना रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत का, लगभग उसी तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस सपोर्टर ने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जनता का सर्टिफिकेट तो चाहिए ना साहब। सुनीत चोपड़ा जी को स्क्रीन पर लेकर के आए, वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक विश्लेषक हैं सुनीत चोपड़ा जी। सुनीत चोपड़ा जी, केंद्र में बहुत मजबूत सरकार यूपीए ने तब चलाई थी जब लेफ्ट साथ में था। न्यू डील पर आप लोगों ने हाथ पीछे खींचा, लेकिन मनमोहन सिंह ने उस वक्त में बड़ी बड़ी शक्ति दिखाई थी, बहुत ही पावर और बहुत ही असर्टिवनेस दिखाई थी। लेकिन आज वही कांग्रेस अगर नेपथ्य में है, उसी कांग्रेस की अगर लुटिया डूब चुकी है, अगर वही कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सिमट करके रह गई है, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सुनीत जी, सवाल आपसे है। सुनीत चोपड़ा जी। हाँ, अच्छा, जिम्मेदारी अगर आप आंकड़े देखिए और हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखिए, हाँ। तो जिम्मेदारी 1990 नरसिम्हा राव की सरकार से है। और उसी के बाद बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, उसी के बाद इन्होंने पूरे रास्ते अमेरिका के लिए खोल दिए, उसी के बाद गरीब गरीब होते रहे, अमीर और अमीर होते रहे, और एक समझ आ गई कि अमीरों के हाथ में देश दे दो, ये अपने आप चला लेंगे। और आज हम देख रहे हैं एवरीथिंग इज बीइंग कॉर्पोराइज्ड, किसानी को भी कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश की जो जमीन है उसकी चोरी हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये खुश हैं, ये और इनके 5 इनके साथ हैं। तो इसका कांग्रेस, इसमें कांग्रेस का जो गलती रही वो नरसिम्हा राव के टाइम से है। यानी आप ये कहना चाहते हैं पीवी नरसिम्हा राव के वक्त से ही कांग्रेस की बुनियाद कमजोर होनी शुरू हो गई थी, और इसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी बन करके रह गई। राजीव जेटली जी, मैं बड़ी तारीफ करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, राजीव जेटली जी,
मैं तो उस मैं बीजेपी की इतनी demonstration में तारीफ था। करता हूं, और मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी आप लोगों ने बनाई है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। और दीपक झा, शायद आप लोगों को सीखना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव है 8 महीने पहले से रणनीति तैयार, पंजाब का चुनाव 1.5 साल पहले है, लेकिन वहां पर गृह मंत्री भी पहुंचने लगे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी काम करने लगे हैं। यूपी का चुनाव लगभग 1.25 साल के बाद में है, वहां पर भी काम शुरू हो गया है। तमिलनाडु का चुनाव 6-8 महीने के बाद में। राजीव जेटली जी, ये ऑर्गेनाइज तरीके से चलना, ये मैनेजमेंट बना करके चलना कैसे सीखा? एक बार कांग्रेस को आईना दिखाएं आप लोग। ये ऑर्गेनाइज तरीका और मैनेजमेंट नहीं है। राजीव जेटली जी आप बोलें। ये हाँ सुनील जी, साजिशकारी सुनील जी, तरीका सब लोग है। सुने। राजीव जी बोलें। ये साजिशकारी तरीका है, ये ऑर्गेनाइजेशन हाँ, नहीं सुनिए। है। हाँ, सुनिए। कश्मीर का सत्यानाश किया। सुनील जी, चाइना विद ड्यू से रिस्पेक्ट, दुश्मनी ली, सुनील जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान से राजीव जेटली जी को दुश्मनी सुनेंगे आप लोग। नेपाल से राजीव दुश्मनी जेटली जी को ली। सुनेंगे हम ये लोग, क्या बीजेपी के है? प्रवक्ता ये हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये chaos सुनील जी, है। सुनील जी, मेरे डिबेट में सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राजीव जी ये बोले। पहले बोल चुके हैं, मैंने इनको सुना है। हाँ ठीक है, राजीव जी बोले। नहीं, मैं एक बात समझ नहीं पाता था पहले। मैंने सुना मैं था तो सुन चुका कि हूं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं जीडीपी सुन तो लीजिए। अरे सुने तो सही, सुनील चोपड़ा जी एक बार सुनिए। राजीव जी बोले। 50 साल में सबसे ज्यादा एक काम कीजिए, ऑडियो सिर्फ राजीव जेटली जी का अगर हम सुन पाए। नहीं, हाँ, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं। मैंने अभी तक यही सुना था कि कम्युनिस्ट जो नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो नेता हैं वो गांधी परिवार के पेरोल पे रहे हैं। अब ये देखिए, जो बात कांग्रेसी लीडर खुलकर नहीं बोल पा रहे, वो चोपड़ा साहब जी बोल गए। उन्होंने सारा इल्जाम जो डाला वो नरसिम्हा राव साहब के ऊपर डाल दिया। नरसिम्हा राव जिन्होंने पहली बार इस देश के अंदर, देखिए इस बात से मुझे गुरेज नहीं होगा कहने में कि जो अर्थव्यवस्था प्रोपेल करवाई थी वो नरसिम्हा राव जी के वक्त में हुई थी, इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। कांग्रेस ने उनके जो गत बनाई, कांग्रेस ने उनके साथ जो हाल किया, एम्स में नरसिम्हा राव जो अपना इलाज करवा रहे थे, उस वक्त में क्या चर्चा है उनके बारे में हो रही थी, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये बात कांग्रेस ही नहीं कह पाते हैं। यहां पर जब सारा जो आपने ठीकरा फोड़ा कांग्रेस का, तो वो केवल नरसिम्हा राव साहब के ऊपर फोड़ दिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस के मतलब गांधी परिवार के प्रति जो लॉयल्टी है, जो कम्युनिस्ट नेताओं की है, वो बहुत मजबूत है। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी परिवार के पेरोल पे काम करने वाले कम्युनिस्ट नेता ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं धक्का देके आगे अच्छा चला रहे अच्छा हैं। अच्छा, आप नहीं ये तो कहना शायद चाहते इतनी हैं कि गुंजाइश नहीं गांधी बची। परिवार के जिस पेरोल तरीके पर से कांग्रेसी कम्युनिस्ट नेता नेताओं ने काम खुल कर के रहे बोल होते हैं। दिया। आलोक मेहता जी को यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। आलोक मेहता जी, नहीं, ये आलोक मेहता जी, हाँ ठीक नहीं है। आलोक मेहता जी, भारतीय राजनीति में केजरीवाल भी चल गए, भारतीय राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी भी चल गए, भारतीय राजनीति में जगनमोहन रेड्डी भी चल गए, भारतीय राजनीति में तेजस्वी यादव जैसे नेता भी चल गए, ये सभी हिट हो गए। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या है? क्यों कहा जाता है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा? देखिए, उसकी वजह यही है कि राहुल गांधी को शुरू से ये दिखाया गया कि आप तो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, और शायद कई लोग सहमत होंगे, कि यदि राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ बिना विभाग के मंत्रालय में भी बैठे होते, कुछ उनको अनुभव होता, इसी तरह जमीनी कुछ दिल्ली में घूमते, कुछ और इलाकों में घूमते रहते, तो शायद उनकी स्थिति बेहतर होती। केवल ये मान के चले कि उनको उनके जो भी उनके जो भक्त हैं या उनके समर्थक हैं, भक्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल लोग बीजेपी के नेताओं के लिए भक्त कहते हैं, मैं कहता हूं कि उनके जो समर्थक रहे हैं या उनके सलाहकार रहे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भैया ऐसा है कि आपको ये करना है, बल्कि मेरी जानकारी है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, जब सरकार सत्ता में भी थे तब कहा गया था सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, आप दिन में सुबह 2 घंटे के लिए, जैसे कभी इंदिरा गांधी राजीव गांधी मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिला करिए, सुरक्षा का चेकअप हो जाएगा। वो नहीं माने, चूंकि लोग बताया गया देखिए आपके हाथ से कोई गलती हो गई तो आप तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। तो आपके दिमाग में बचपन से बिठा दिया जाए कि तुम तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए, तो कहां से जमीनी काम करेंगे? वो तो उन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? वो निर्भरता हो गई। तो मुझे लगता है कि जब जन्मजात आदमी मान के चलेगा कि मैं सत्ता के सिंहासन के लिए हूं और ताज मेरे ऊपर ही रखा हुआ है, तब वो मुश्किल होती है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुसीबत है, दीपक झा, और उनको ये ऐसा मौका नहीं मिला है, और अब भी ऐसा मौका दिखाई नहीं देता जब तक वो किसी और को नेता मानकर काम न करें। जी आलोक सर, आलोक मेहता जी बहुत बड़े पत्रकार हैं दीपक झा, और अगर आलोक मेहता ये कह रहे हैं ना कि
राहुल गांधी की ट्रेनिंग इस तरह की गांधी फैमिली में ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि भैया देखो, तुम तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ही बने हो, राजनीति में आए हो, तो ऐसे में यहीं पर हो जाती है गड़बड़। और क्या होता है ना, आप जैसे कुछ सपोर्टर होते हैं, माफ कीजिएगा, जो गुलामी मानसिकता से ग्रसित होते हैं, जिनके लिए कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी फैमिली, कांग्रेस के भविष्य का मतलब नेहरू गांधी फैमिली, आपको दीवार पर लिखी इबारत नजर नहीं आती। दीपक झा, सोच करके देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ पकड़ा, सुपर फ्लॉप। बिहार में तेजस्वी का साथ पकड़ा, तेजस्वी हिट, लेकिन राहुल गांधी सुपर फ्लॉप। आप समझ लीजिए आगे आने वाले दिनों में ना अलायंस पार्टनर के तौर पर भी कांग्रेस का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। आप समझें, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये हकीकत है। आप समझें, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, ये हकीकत है। गुलाम नबी आजाद ने आईना दिखाया है, कपिल सिब्बल ने ये कहा है, हार को टॉप लीडरशिप ने अपनी नियति मान लिया है। तारिक अनवर ने कहा था, महागठबंधन का बंटाधार कांग्रेस की तरफ से हुआ है। दीपक झा समझिए दीपक, कुछ बोले देंगे आप सब। देखिए राशिद भाई, आपकी चिंता जो है ना बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जब आप कांग्रेस पार्टी के लिए व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं। आपका जो दर्द है अंदर का, वाकई में भी आप भाजपा का समर्थन करते होंगे, भाजपा की विचारधारा आपको अच्छी लगती होगी, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा। लेकिन जो अंदर आपके दर्द है कांग्रेस के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपको कांग्रेस की इतनी चिंता सता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी अगर उस टाइम मुख्यमंत्री मिनिस्टर बनते कोई, तो आप जैसे यहाँ जो चैनल पे आपके बैठे हुए पत्रकार है सीनियर, यही कहते देखो गांधी खानदान का लड़का इसलिए मंत्री बना दिया। अरे गांधी खानदान का लड़का था इसलिए बगैर मंत्री बने 10 साल रहा, कैबिनेट लोगों के बीच, जनता के बीच जाता गया। अरे कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन पार्टी का तो बंटाधार कर दिया दीपक भाई, पार्टी का तो बंटाधार कर दिया। पार्टी का कोई बंटाधार नहीं हुआ। कभी आंख मारता हुआ नजर आया, और नड्डा और चड्डा कभी पैराशूट पॉलिटिक्स करता हुआ नजर आया। भाई चड्डा नड्डा गैंग ने देश का बंटाधार किया है। जो आरएसएस चड्डाधारी देश को बर्बाद कर रहे हैं, आज कोरोना पे बात नहीं कर रहे, महामारी पे बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। राजीव जेटली जी बात कर लेंगे ना। देखिए, कांग्रेस के सपोर्टर दीपक झा मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक मिनट तकलीफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर दीपक झा मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। राजीव जेटली जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को लेकर के जो दर्द है समझ में आता है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सपोर्टर हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं सपोर्टर हूं। इस तरह सर्टिफाई कर रहे हैं दीपक झा मुझे। उनका ये कहना है कि मेरे जैसा एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ये बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में कितनी बार खड़ा मैंने खुद किया है। अगर आप नहीं देखते तो आगे चल करके देखें। और दीपक झा, मेरी डिग्निटी पर कोई सवाल मत उठाइएगा आगे से, मेरी डिग्निटी पर सवाल मत उठाइएगा। आप होंगे सपोर्टर, मैं नहीं हूं। आपने ही कहा मुझे भाजपा अच्छी लगती है, मुझे भाजपा ना बीजेपी का ऑर्गेनाइज होना, मैं फिर से कहूंगा, बीजेपी का ऑर्गेनाइज होना मुझे अच्छा लगता है। कांग्रेस जिस वक्त में ऑर्गेनाइज थी ना, मुझे ये भी जान करके अच्छा लगता है। जिस वक्त में पंडित नेहरू का जो वक्त हुआ करता था, या फिर मनमोहन सिंह ने 10 साल कैसे निष्ठावान शासन चलाया है, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज होने की मैं तारीफ कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब सपोर्टर नहीं हूं। राजीव जेटली बोले आप। नहीं, मैं इसको और बोलने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पूरा सफाया भी कांग्रेस का नहीं हुआ है। कुछ जगहों पे जो कांग्रेस की सरकारें बची हुई हैं, वहां पे भी सफाया होना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, अभी आलोक मेहता जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। कांग्रेस का नेतृत्व जो चल रहा है वो प्रदेशों से चल रहा है, वो केंद्र से नहीं चल रहा है। प्रदेश में भी उसको नेतृत्व सौंपा जाता है जिसकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, जो ऊपर 10 जनपद तक अपना हिसाब दे सके, बेहतर तरीके से दे सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अपने नेताओं ने जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को कोट करते, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री, सुनिए, उन्होंने अपने, सुन तो लीजिए, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। आप कुछ बोलेंगे। अरे भैया, आप दीपक झा जी, मैं बिल्कुल अपनी डिबेट के कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। आलोक मेहता जी को सारी आवाज नीचे कीजिए, आलोक मेहता जी की आवाज ऊपर होनी चाहिए। आलोक मेहता जी, क्या वाकई में आने वाले दिनों में कांग्रेस टूटने वाली है? अगर टूटेगी तो भविष्य क्या होगा? और कौन है वो, किस तरह की शख्सियत है वो जो कांग्रेस को एक ही सूत्र में बांध सकने का मादा रखता है? देखिए, ये तो $1 मिलियन सवाल है। इसलिए मैंने कहा पहले तो परिवार को डिसाइड करना है। कि 10 साल पहले प्रियंका गांधी को भी, जैसे राहुल गांधी आए थे, प्रियंका गांधी तब आ गई होती तो शायद और बेहतर हो सकता था उनके लिए भी और पार्टी के लिए। तो कई उनके पास विकल्प हैं बहुत सारे। ये आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन पार्टी चलाएगा। ये तो परिवार को और संगठन के लोगों को खुल करके कहना चाहिए, हमारा कुछ भी बिगड़े
हम तो उन नीतियों की बात करेंगे, हम नेतृत्व की बात करेंगे, ठीक है। हम संगठन को मजबूत करेंगे और 10 साल के बाद सत्ता में आएंगे। देखिए, बीजेपी ने ये नहीं कहा कल सत्ता में आना है। बीजेपी लगातार, जो अभी आपने कहा, मैं इस बात की यही कहता हूं, आपको संगठन यदि बना लेंगे तो अपने आप सत्ता जनता के बीच जाते रहिए। कोरोना में एक लाइन कहता हूं जो खत्म होने वाला है। देखिए, कोरोना में यदि कांग्रेस के नेता भी यदि बहुत काम कर रहे होते तो बिहार में भी साला इससे थोड़ा बेहतर स्थिति होती जो बिल्कुल अंत में, क्योंकि सुनील चोपड़ा जी से जब बहुत तक ही छोटा आप एक लोगों सवाल पर करना दोष चाहूंगा। देने सुनील के चोपड़ा जी, बजाय कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रह करके कांग्रेस भी का आप भविष्य सहायता कर किसके सकते हैं, वो हाथों में नहीं की बेहतर गई। है? एक वामपंथी विचारक क्या सोचता है? सुनील चोपड़ा जी, हेलो सुनील जी बोले। हेलो। चलिए, सुनील चोपड़ा तक मेरी आवाज। आपने हाँ, बोलिए मुझसे बोलिए। पूछा। मेरा सवाल यह है, हेलो? कांग्रेस का भविष्य किसके हाथों में बेहतर है? मुख्य चीज ये है कि अगर कांग्रेस को परिवर्तन करना है हाँ, तो विश्व व्यापार संगठन और उसकी दुनिया से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका के साथ ये जो गठबंधन बना रहे हैं उससे ठीक है। बचना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी देश जो अमेरिका से दोस्ती करता है बचता नहीं है। इसका मतलब वो ये है कि इराक आप ये हो, कहना चाहते हैं। बहुत चाहे बहुत वो धन्यवाद आप लिबिया सभी हो, पैनलिस्ट का मेरे चाहे साथ में वो रहने कोई के लिए। देश रशीद हो। किदवई जी, आलोक मेहता जी, सुनील हमारा चोपड़ा जी, ये दीपक झा, राजीव जेटली जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में रहने के लिए। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस चहेतों के पूंजीवाद की पार्टी बन करके रह गई है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, बन करके रह गई है। तभी आज की तारीख में कपिल सिब्बल जैसे नेता, मनीष तिवारी जैसे नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, या फिर तारिक अनवर जैसे नेता, पी चिदम्बरम जैसे नेता विद्रोह की आग बुलंद किए हुए हैं। और यह कहा जा रहा है कि आगे यही बगावत टूट की आहट है और दो फाड़ कांग्रेस होने वाली है। अगर कांग्रेस दो फाड़ होगी तो सवाल बहुत बड़ा है, भविष्य की कांग्रेस नेहरू गांधी वाली होगी या फिर नेहरू गांधी से अलग चल करके अपनी लाइन को और भी ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करेगी।